ओके, देखिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फोनॉन मोमेंटम। A phonon of wave vector k will interact with particles such as photon, neutron, and electron as if it had a momentum h cross k. However, a phonon does not carry physical momentum. Okay, let me explain you what does it mean by these lines. फोनोन एक टर्म होता है और एक होता है फोटोन। लाइट का क्वांटा फोटोन होता है, साउंड का क्वांटा फोनोन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा फोटोन होता है, वाइब्रेशन का क्वांटा फोनोन होता है। तो जो फोटोन होता है उसके पास में तो एक्चुअल में खुद का मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होता है, लेकिन फोनोन जो होता है उसके पास में खुद का फिजिकल मोमेंटम नहीं होता है। लेकिन जब ये दूसरे पार्टिकल के साथ में इंटरेक्शन करता है, जैसे कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, किसी के साथ में भी जब इंटरेक्शन करेगा तो इंटरेक्शन ऐसे करता है जैसे इसके पास खुद का मोमेंटम हो और वो कितना हो एच क्रॉस के, जबकि इसके पास में एक्चुअल मोमेंटम नहीं होता है। ये इन लाइंस का मतलब है। अब हमें समझना है कि फोनोन के पास खुद का मोमेंटम क्यों नहीं होता है। तो द रीजन दैट फोनोन on lattice do not carry momentum is that a phonon coordinate involve relative coordinate of the atoms। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इन H2 molecule the internuclear vibrational coordinate R1 minus R2 is a relative coordinate and does not carry linear momentum। ओके, इसका क्या मतलब है हमारे पास में यहाँ पे, ये कहना चाह रहे हैं कि डायाटॉमिक मॉलिक्यूल का डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल का जब अपन वाइब्रेशनल मोड पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल मोड जो कि आपको इससे प्रीवियस टॉपिक में बीएससी वाले में मैंने रेफरेंस दिया था, मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस के वाइब्रेशन, डायाटॉमिक के वाइब्रेशन। तो अगर अपन उसमें देखते हैं तो हमें वाइब्रेशन के कुछ मोड मिलते हैं, और ये वाइब्रेशनल मोड क्या होते हैं ये बीएससी में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो जब हम वाइब्रेशनल मोड पढ़ते हैं तो वो दो तरह के मोड्स हमें मिलते हैं, उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये आपको वाइब्रेशनल मोड के डेरिवेशन में मिल जाएगा डायटोमिक लैटिस के अंदर। उसमें हमारे पास R1 माइनस R2 और एक R1 प्लस R2, दो तरह के वाइब्रेशनल मोड मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर अपन H2 मॉलिक्यूल की बात करें तो दो एटम है हाइड्रोजन के, एक की पोजीशन R1 है और दूसरे की पोजीशन R2 है। तो R1 माइनस R2 क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले एटम की पोजीशन दूसरे के रेस्पेक्ट में या दूसरे की पोजीशन पहले के रेस्पेक्ट में। ये R1 है और ये R2 है, तो इनका रिलेटिव कोऑर्डिनेट क्या हुआ, R1 माइनस R2 हुआ। तो क्योंकि वाइब्रेशनल मोड जो है वो R1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ R2 पे नहीं कर रहा है, बल्कि वो R1 माइनस R2 एज अ फंक्शन पूरा हो रहा है। इसका मतलब जो मॉलिक्यूल है हमारा, उस मॉलिक्यूल के अंदर एटम जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लेकिन पूरा मॉलिक्यूल किधर भी मूव नहीं कर रहा है। यानी जो सेंटर ऑफ मास है इनका वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहा है। सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ जो है फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम जो है सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन जब तक सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता तब तक तो हमारे पास लीनियर मोमेंटम नहीं आएगा। तो जब R1 माइनस R2 वाला वाइब्रेशनल मोड होता है और ये होता है कैपिटल K नॉट इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग वाइब्रेशनल मोड। सो व्हेन कैपिटल K इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब वाइब्रेशनल मोड जो होता है वो R1 माइनस R2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज द रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच एटम्स जो भी है। तो इसमें दो एटम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करते हैं, बट पूरा मॉलिक्यूल एज अ होल मूव नहीं करता है, इसलिए उसके पास लीनियर मोमेंटम नहीं आता। However, k इक्वल टू जीरो जो होता है उसके करस्पॉन्डिंग मोड में R1 प्लस R2 आता है, ये रिलेटिव सेपरेशन नहीं होती है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट हो सकता है एंड दिस कैन कैरी लीनियर मोमेंटम। तो अब आपको शायद समझ में आ जाएगा जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं वापस पढ़ देती हूँ। द रीजन दैट फोनोन डू नॉट कैरी मोमेंटम इज दैट अ फोनोन कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व रिलेटिव कोऑर्डिनेट, इन्वॉल्व होता है रिलेटिव कोऑर्डिनेट। Thus, in H2 molecule, the internuclear vibrational coordinate R1 minus R2 is a relative coordinate and does not carry linear momentum। अभी बताया था। The center of mass 1/2 R1 plus R2 corresponds to K equal to 0, बता दिया था, and can carry linear momentum, that can carry linear momentum। ठीक है। नाउ इन क्रिस्टल, ये छोड़ो, सीधा आप आ जाओ यहाँ पे इलास्टिक स्कैटरिंग की बात अपन करते हैं। इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फोटोन बाय क्रिस्टल, एक इलास्टिक स्कैटरिंग का कंसेप्ट समझते हैं। और इलास्टिक स्कैटरिंग में हुआ क्या कि हमारे पास क्रिस्टल था, तो ये हमारा क्रिस्टल है, करेक्ट। यहाँ से फोटोन आया, ये क्या है आपका एक्सरे फोटोन है। फोटोन की बात कर रही हूँ, फोनोन की नहीं कर रही, ठीक है। ये क्रिस्टल पे गिरा और इधर चला गया, आया तो इधर से चला, रिफ्लेक्ट होके इधर से गया था। यहाँ पे इसका क्रिस्टल के साथ में क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ। इसी इंटरेक्शन को अपन क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग।
ओके और इसी स्कैटरिंग में अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो ये स्कैटरिंग कौन सी हुई, इलास्टिक स्कैटरिंग। सो वापस आ जाते हैं, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे फोटोन बाय क्रिस्टल इज गवर्न बाय द वेव वेक्टर सिलेक्शन रूल, इक्वेशन नंबर 30। एक्चुअली इलास्टिक स्कैटरिंग में क्या होता है, मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। सो बिफोर द कॉलिजन या बिफोर द स्कैटरिंग मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द स्कैटरिंग। तो बिफोर हमारे पास जो एक्सरे फोटोन आया उसका मोमेंटम मान लीजिए, फोटोन की बात हो रही है, सो अपन क्या करेंगे, फोटोन के मोमेंटम को तो स्मॉल के से रिप्रेजेंट करेंगे और फोनोन अगर होगा तो उसका मोमेंटम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल के जो है वो फोटोन के लिए है, अब फोटोन आ रहा था तो उसका मोमेंटम जो था वो मान लीजिए एच क्रॉस के, क्योंकि उसकी डायरेक्शन ये थी। आफ्टर स्कैटरिंग एज वी कैन सी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसका एच क्रॉस तो सेम ही रहेगा और उसका मोमेंटम हो जाता है एच क्रॉस के प्राइम। ओके सो यहाँ पर स्कैटरिंग से पहले और स्कैटरिंग के बाद में हमें मोमेंटम को इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि इलास्टिक स्कैटरिंग में मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। लेकिन एक टर्म और आता है इसमें, ये जो चैप्टर 2 का रेफरेंस दिया जा रहा है यहाँ पे, उस चैप्टर 2 के अंदर बेसिकली इलास्टिक स्कैटरिंग बताई गई है और उसमें ये कहा गया है कि जब यहाँ पे इंटरेक्शन होता है तो क्रिस्टल से कोई चीज अगर हिट कर रही है तो न्यूटन के थर्ड लॉ से क्रिस्टल का रिएक्शन भी आएगा। तो एक जो टर्म होता है मोमेंटम के डायमेंशन का ही टर्म होता है एच, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर अगर जी है तो जो क्रिस्टल होता है वो रिकॉइल मोमेंटम देता है एच क्रॉस जी का। क्रिस्टल जो होता है क्योंकि उस पे कोई चीज हिट हुई है तो अंदर से कुछ चीज होगी वापस रीबाउंड होगी, तो क्रिस्टल का रिकॉइल मोमेंटम जो होता है उसका भी पार्ट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, रिकॉइल मोमेंटम जो होगा वो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो जब तक स्कैटरिंग नहीं होती, अपन बिफोर स्कैटरिंग की बात करते हैं। ओके सो बिफोर स्कैटरिंग तो आपके पास में सिर्फ मोशन में क्या था, क्रिस्टल बिल्कुल जैसा पहले था वैसे ही था, तो क्रिस्टल के पास में अभी तक किसी तरह का रिकॉइल रिबाउंड नहीं हुआ है, सिर्फ एक फोटोन आ रहा है। तो बिफोर में मोमेंटम आपके पास में सिर्फ फोटोन लेके आएगा, लेकिन जब आफ्टर कोलिजन की बात करेंगे तो आफ्टर कोलिजन में ये फोटोन जो है इसके पास तो मोमेंटम रहेगा कितना, एच के प्राइम। लेकिन इस वक्त क्योंकि स्कैटरिंग हो चुकी होगी तो जो क्रिस्टल है वो भी रिकॉइल मोमेंटम देगा और रिकॉइल मोमेंटम हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो माइनस का एच क्रॉस और जी वेक्टर। तो ये इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम में आपके पास दो टर्म आएगी, इनको इक्वल कर देते हैं तो एच क्रॉस एच क्रॉस एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू के प्राइम माइनस जी हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं के प्राइम इज इक्वल्स टू के प्लस जी। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन से हमें इक्वेशन मिल जाएगी और ये मैं दिखा देती हूँ आपको, इक्वेशन नंबर 30 ये देख लो, ठीक है। फिर वेयर जी इज द वेक्टर इन द रेसिप्रोकल लैटिस, k is the vector of incident photon, k prime is the wave vector of the scattered photon. In the reflection process, reflection हुआ था उस photon का, the crystal as a whole will recoil with momentum minus h, क्योंकि मैंने कहा था कोई चीज अगर उस पे गिर रही है तो अंदर से कुछ रिबाउंड आएगा, रिएक्शन आएगा, तो वो रिएक्शन बेसिकली इस फॉर्म में आता है। बट दिस फॉर्म यूनिफॉर्म मोड मोमेंटम इज रेयरली कंसिडर्ड एक्सप्लिसिटली, छोड़ो हमारे काम की चीज नहीं है। नाउ दिस equation 30 is an example of the rule that the total wave vector of interacting waves is conserved in periodic lattice। ठीक है, वेव वेक्टर कंजर्वेशन ही हो गया एक तरह से। मोमेंटम कंजर्वेशन में एच क्रॉस को कैंसिल आउट कर दो तो इक्वेशन में केवल वेव वेक्टर रह गया, तो वेव वेक्टर का कंजर्वेशन यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है विद द पॉसिबल एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी। नाउ इफ द स्कैटरिंग इज इन इलास्टिक, अब देखो इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक में क्या होगा, या आपके पास में जब यहाँ पे क्रिस्टल के साथ में स्कैटरिंग हुई थी तो फोनोन का कोई रोल प्ले नहीं हो रहा था, ठीक है, तो फोनोन पिक्चर में नहीं आ रहा था। लेकिन इन इलास्टिक स्कैटरिंग जब होती है तो पिक्चर में फोनोन भी आता है। अब दो तरह के चांसेस हैं कि जो ऊपर से फोटोन आ रहा है जब वो क्रिस्टल से कोलाइड करेगा तो क्रिस्टल के अंदर वाइब्रेशंस होंगे, तो वाइब्रेशन का क्वांटा वहां पे जनरेट होगा फोनोन। तो ये जो फोटोन है टक्कर के बाद में जब लौटता हुआ जाएगा तो दो तरह की प्रोसेस हो सकते हैं, या तो ये एक फोनोन को अब्सॉर्ब करके क्रिस्टल से और फिर चला जाए, या फिर खुद क्रिस्टल को एक फोनोन दे के चला जाए।
इट मीन्स देर आर टू पॉसिबल प्रोसेसेस कि हमारे पास या तो वी कैन हैव अब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन और वी कैन हैव इमिशन ऑफ फोनोन। तो दोनों ही स्कैटरिंग जो होगी वो इनइलास्टिक होगी और वो हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। So if the scattering is inelastic then with the creation of phonon, अगर creation हो रहा है फोनोन का यानी फोनोन वहां पे बन रहा है यानी कि फोनोन जो फोटोन है वो क्रिस्टल को फोनोन देके जा रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास में लगाते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन में लगाएंगे तो बिफोर स्कैटरिंग हमारे पास में क्या रहेगा, बिफोर स्कैटरिंग तो जो फोटोन आ रहा था उसका मोमेंटम। ठीक है, और इस बार आफ्टर में क्या होगा, आफ्टर में हमारे पास में वो खुद तो जाएगा ही जाएगा, रिकॉइल क्रिस्टल होगा ही होगा, साथ में क्या हो रहा है कि वो इस बार एक फोनोन देके जा रहा है क्रिस्टल को, तो उसके पास उसका मोमेंटम भी रहेगा, तो प्लस का एच क्रॉस कैपिटल के। अब एच क्रॉस एच क्रॉस एच क्रॉस और एच क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वेट करेंगे, सो के इज इक्वल्स टू के प्राइम माइनस जी प्लस के हो जाएगा, और इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, के प्राइम इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, जस्ट अ मिनट। ओके ये ओ सॉरी मैंने उल्टा वाला प्रोसेस बना दिया। अब्जॉर्व वाले के अंदर जो अब्जॉर्व वाला रिलेशन था वो मैंने बता दिया, देखो इसके अंदर से अभी आपको समझ में आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम हमारे पास यहाँ पे है के प्राइम प्लस कैपिटल के प्लस माइनस जी इज इक्वल्स टू, और राइट हैंड, अब देखो राइट हैंड साइड जो है दिस इज बिफोर कॉलिजन, ठीक है, एंड दिस इज आफ्टर। तो आफ्टर में क्या क्या टर्म आ रहे हैं, एक तो के प्राइम आ रहा है जो कि फोटोन का मोमेंटम है, और माइनस जी रिकॉइल है, और इस बार एक फोनोन का क्रिएशन हो रहा है, एक फोनोन जो है वो क्रिएट हो रहा है, इसलिए उसका मोमेंटम आ गया कैपिटल के। ठीक है, और अगर वहां पे इमिशन ना होके फोनोन का अब्जॉर्प्शन होता तो के की जगह कितना आ जाता, माइनस के आ जाता, तो ये वाले के को माइनस के रख दो और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 32। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो ये था हमारे पास फोनोन मोमेंटम। अब हमारे पास क्या है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय फोनोन्स। देखो इसमें ये सारी थ्योरी जो है उस थ्योरी को हम नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली आ जाते हैं द काइनेमेटिक्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ न्यूट्रॉन बाय अ क्रिस्टल लेटिस। अभी हम एक्सरे फोटोन को क्रिस्टल के साथ में स्कैटरिंग देख रहे थे, अब हमारे पास में क्या है कि क्रिस्टल रखा हुआ है हमारा ये रहा, और उसकी स्कैटरिंग किसके साथ में हो रही है, न्यूट्रॉन उसके साथ में, यानी न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि क्रिस्टल से स्कैटरिंग कर रहा है, और एक फोनोन को या तो अब्सॉर्ब कर सकता है या फिर फोनोन को इमिट कर सकता है। तो हमारे पास में जो अभी हमने दोनों केस देखे उन दोनों केस को एक साथ लिखेंगे तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा, by the requirement of conservation of energy and कैपिटल के इज द वेव वेक्टर ऑफ द फोनोन क्रिएटेड, प्लस साइन अगर आएगा तो क्रिएटेड, और अब्सॉर्ब अगर माइनस साइन है तो, और जी हमें पता है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। ठीक है, अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होगा, देखो इन इलास्टिक स्कैटरिंग के और फीचर्स देखते हैं यहाँ पे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन अकेला बिफोर कॉलिजन आ रहा था तो उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, mn यहाँ पे मास ऑफ द न्यूट्रॉन है। ठीक है, द मोमेंटम p इज गिवन बाय एच क्रॉस के, और वो न्यूट्रॉन उतना ही मोमेंटम लेके आएगा जो हमने एक्सरे फोटोन वाले केस में देखा था, k इज द वेव वेक्टर ऑफ द न्यूट्रॉन। हेंस अगर ये वैल्यू यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह पुट करें तो न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन क्या हो जाएगी, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2mn, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट न्यूट्रॉन। नाउ इफ के प्राइम इज द वेव वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड न्यूट्रॉन, अब न्यूट्रॉन स्कैटर्ड हो गया तो उस स्कैटर्ड न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बस के की जगह कितना आ जाएगा, के प्राइम आ जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारी यहाँ पर क्या कहती है, टोटल एनर्जी कंजर्व हम यहाँ पे कर रहे हैं, सो हमारे पास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगी, इनिशियल में आपके पास में सिर्फ एक न्यूट्रॉन था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, एंड आफ्टर स्कैटरिंग में आपके पास में स्कैटर्ड न्यूट्रॉन तो है ही, साथ में फोनोन का अब्जॉर्प्शन या फिर इमिशन हो सकता है, और फोनोन जो है वाइब्रेशन का क्वांटा होता है, तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो फोनोन की एनर्जी कितनी होगी, एच क्रॉस ओमेगा, और फोनोन अब्सॉर्ब या इमिट हो सकता है, तो क्रिएटेड है तो एनर्जी प्लस साइन के साथ आ जाएगी, अब्सॉर्ब हो रहा है तो माइनस साइन के साथ में आ जाएगी। ठीक है, सो ये 34 जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेल दैट्स ऑल, ये थ्योरी आपको नहीं पढ़नी थी। तो दिस वाज इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ फोनोन।
तो इसी तरह से हमारा शायद अब सिलेबस कंप्लीट होता है। एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं। सो लुक एट यूनिट 2, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेन डन, compliance stiffness constant done, energy density done, elastic stiffness constant of cubic crystal done, elastic wave in cubic crystal done, vibration of crystal with monoatomic basis, two atoms यानी diatomic done, quantization of elastic wave done, phonon momentum अभी किया है, inelastic scattering by phonon done। तो यूनिट 2 एंड यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3।